सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटी शॉर्ट्स। और आज हम क्लास 12th का चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं, सेल्फ एंड पर्सनालिटी। तो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हमने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो अगर किसी ने वो नहीं देखा तो सारे पार्ट्स एक एक करके देख लेना, सारे लाइन वाइज डले हुए हैं। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। सो एज यू ऑल नो कि हमारा ये चैप्टर 13 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेल्फ एंड पर्सनालिटी रेफर्स टू दोज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच वी डिफाइन आवर एग्जिस्टेंस। तो सेल्फ और पर्सनालिटी होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे हम पता करते हैं और डिफाइन करते हैं हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में, कि हम कैसे, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, उससे पता लगता है। द वे इन विच आर एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड शोन इन द बिहेवियर, कि कैसे हमारे एक्सपीरियंसेस एक ऑर्गेनाइज्ड वे में शोन करे गए हैं बिहेवियर में, वो बताते हैं हमारी सेल्फ एंड पर्सनालिटी को। वी नो डिफरेंट पीपल होल्ड डिफरेंट आइडियाज अबाउट देमसेल्व्स। हमको पता है कि बहुत सारे लोग अपने बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं, और वही आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं उनका सेल्फ, कि मतलब एक इंसान अपने बारे में कैसा सोचता है, वही आइडियाज बताते हैं उनका सेल्फ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट पीपल बिहेव इन डिफरेंट वेज इन अ गिवन सिचुएशन। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो एक सिचुएशन में बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बट उनका जो बिहेवियर है वो हमेशा स्टेबल ही रहता है। क्योंकि हम स्कूल में जब होते हैं तब हम किसी और तरीके से बिहेव करते हैं, घर में जब हम होते हैं हम किसी और तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन उस इंसान का जो बिहेवियर होता है वो हमेशा स्टेबल ही रहता है। रिलेटिवली स्टेबल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन रिप्रेजेंट्स द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। तो मतलब अगर एक स्टेबल बिहेवियर है किसी इंसान का, तो वो उसकी पर्सनालिटी को दर्शाता है या फिर बताता है। Thus, different people possesses different personalities and these personalities reflect in the diverse behavior of a person. तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज होल्ड करते हैं और उनके पास पोजेस करते हैं, और यही पर्सनालिटी हमारे बिहेवियर के अंदर थोड़ी बहुत झलकती भी है, दिखती भी है। अब हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, हमारा पहला टॉपिक आ गया है, व्हाट इज सेल्फ। Self refers to totality of an individual's conscious experiences, ideas, feelings and thoughts with regard to himself or herself. तो सेल्फ का मतलब ही यही होता है कि ये टोटल कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं एक इंडिविजुअल के, उसकी फीलिंग्स को लेकर, उसकी थॉट्स को लेकर और उसको खुद को लेकर। ठीक है। तो सेल्फ का मतलब ही यही होता है कि उसके जो टोटल कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स, जो कि वो खुद से रिलेटेड है, उसके सेल्फ से रिलेटेड। ठीक है। अब हम आ गए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पे। आर इंटरेक्शन विद अदर पीपल, आर एक्सपीरियंसेस एंड द मीनिंग वी गिव देम सर्व ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल्फ। तो मतलब जो भी इंटरेक्शन हम दूसरे लोगों के साथ करते हैं और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और जो मीनिंग हम उनको देते हैं, वो हमारा एक तरीके का सेल्फ होता है, कि हम लोग ने किस तरीके से इंटरेक्शन करा है, तो वो बिहेवियर हमने जो उनके सामने किया होगा वो हमारा सेल्फ बताता है हमारे को। The structure of self is modifiable in the light of experiences and experiences we have of other people. Structure modifiable है, मतलब ये modify होता रहता है time to time, और experiences हमारे जो है अलग लोगों के साथ, उसके बारे में। अब इसी में आ गया है पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विच मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है। तो मतलब वही लोग कि एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कैसे बनाता है, जो हम चैप्टर 1 में डिस्कस करके आए हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब यही होता है, किसी का नाम अगर राम है, किसी का नाम श्याम है, तो दोनों की अपनी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, माय नेम इज अनुष्का, कि उसने बोला मेरा नाम अनुष्का है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज, आई एम ऑनेस्ट, लॉयल, हार्ड वर्किंग, मतलब उसने अपनी क्वालिटीज भी बताई, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी का पार्ट है। उसकी पोटेंशनैलिटीज, उसकी कैपेबिलिटीज, कि मैं एक डांसर हूँ, मैं एक सिंगर हूँ। उसके बिलीव्स, कि मैं आई बिलीव इन गॉड, और डेस्टिनी, कि वो डेस्टिनी में या फिर गॉड में बिलीव करते हैं। उस डिस्क्लोजिंग इज और पर्सनल आइडेंटिटी, कि मतलब वो बता रही है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में। नेक्स्ट इज सोशल आइडेंटिटी, और इन दोनों के बीच में जरूर डिफरेंस आ सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क की डेफिनेशन में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो कर लेना। Social identity refers to those aspects of a person which links him to different cultural and social group derived from it.
तो मतलब सोशल आइडेंटिटी होते हैं कुछ एस्पेक्ट्स जो कि लिंक करते हैं एक इंसान को किसी कल्चरल या फिर सोशल ग्रुप से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ हिंदू और अ मुस्लिम और अ ब्राह्मण और एन आदिवासी और अ नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन। तो मतलब जो लोग जैसे हम लोग होते हैं, कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, नॉर्थ इंडियन, आदिवासी, ब्राह्मण, साउथ इंडियन, ये सब ये होता है कि हम किसी कल्चरल ग्रुप से बहुत ही ज्यादा लिंक्ड है। Thus, these ideas and experiences defines the existence of an individual at both social and personal levels. तो मतलब यही जो हमारे आइडियाज और एक्सपीरियंसेस होते हैं यही बताते हैं हमारी एग्जिस्टेंस को एक इंडिविजुअल की बोथ एट पर्सनल एंड सोशल लेवल पर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेल्फ विच इज डिस्क्राइब्ड एज सब्जेक्ट, जिसको सब्जेक्ट बोला जाता है मतलब वो कुछ कर रहा होता है, हु डज समथिंग। द सेल्फ विच इज डिस्क्राइब्ड एज ऑब्जेक्ट हु गेट्स इफेक्टेड। तो मतलब अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इफेक्ट होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ करता है। दिस मीन्स दैट द सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड एज सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेल्फ है उसको हम एज अ सब्जेक्ट भी समझ सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हैं। कैसे समझते हैं वो आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हु आई एम, मतलब मेरे को पता है कि मैं कौन हूँ। इसको बोला जाता है सेल्फ एज अ नोअर, कि वो अपने आप को जानता है तो वो नोअर है। लेकिन उसको हम एज वेल एज नोन भी बोला जाता है, कि जिस इंसान को अपने बारे में पता है उसको नोअर और नोन दोनों बोला जाता है। द सब्जेक्ट एक्टर एंगेजेस इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग इटसेल्फ। तो सब्जेक्ट जो होता है वो एक एक्टर की तरह रोल प्ले करता है जो कि अपने आप को पूरे प्रोसेस में जानने की कोशिश करता है। और जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज की आपने कुछ करा तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, और ये ऑब्जर्व करता है और फिर उसके बाद हम एक उसको जानते हैं। द डुअल स्टेटस ऑफ सेल्फ शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड। तो मतलब इसका जो डुअल स्टेटस है कि इसको हम दोनों तरीके से जान सकते हैं, इसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए हमारे को। इसमें वैसे इतना कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जस्ट बेसिक नॉलेज है कि सेल्फ और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है और दोनों को क्या बोला जाता है, बस। सेल्फ ऑब्जेक्ट और सेल्फ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो कुछ करता है और ऑब्जेक्ट होता है जो इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आ गया है हमारा काइंड ऑफ सेल्फ, पर्सनल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ लीड्स टू द ओरिएंटेशन इन विच वन प्राइमरली फील्स कंसर्न्ड अबाउट वन सेल्फ। तो एक इंसान अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होता है, उसमें यही बता रखा है अपने आप को लेकर कितने कंसर्न होते हैं वो। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल सेल्फ। ये 1 मार्क के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेवलपमेंट करता है बायोलॉजिकल सेल्फ की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्सनल अचीवमेंट एंड पर्सनल कंफर्ट, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं कि हम लोग को कितनी अच्छी हमारे को लगती है पर्सनल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अचीवमेंट्स एंड कंफर्ट्स। तो ये होता है पर्सनल सेल्फ, जिसमें एक इंसान अपने बारे में कंसर्न होता है। काइंड्स ऑफ सेल्फ का ही पार्ट है ये। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ में। Social self emerges in relation with others and emphasis on such aspects: cooperation, unity, affiliation, sacrifice, support and sharing. तो मतलब ये सोशल सेल्फ एक तरीके से इमर्ज करता है दूसरों के साथ रिलेशनशिप में और कुछ एम्फेसिस करता है कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर, जैसे कॉर्पोरेशन, यूनिटी, एफिलिएशन, सैक्रिफाइस, सपोर्ट एंड शेयरिंग। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो, जैसे आपने लिख दिया CUASSS, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। दी सोशल सेल्फ वैल्यूज फैमिली एंड रिलेशंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सोशल सेल्फ होता है ये बहुत ज्यादा वैल्यू करता है फैमिली और रिलेशंस को, इसलिए इसको ये भी बोला जाता है फेमिलियल एंड रिलेशनल सेल्फ, जिसको हम 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे, तो ये करके जाना। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes are called self-concept. तो मतलब जिस तरीके से हम एक अपने आप को देखते हैं और जो आइडियाज हम होल्ड करते हैं किसी भी चीज को लेकर, और जो हमारी कॉम्पिटेंसीज होती है और एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको बोला जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं और कैसे परसीव करते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। For example, a person who has a positive view about his or her athletic bravery but has a negative view about his or her academic talent. तो मतलब एक इंसान जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है कि उसको सब कुछ आता है एथलेटिक ब्रेवरी में, कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसका नेगेटिव व्यू है अपने एकेडमिक टैलेंट को लेकर कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव व्यू आ रहा है उसके पास।
Self concept cannot be found easily. Proper methods are used by asking questions about himself or herself. Self concept हम इतनी easily नहीं जान सकते किसी भी इंसान का, उसके लिए हम प्रॉपर मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं और उनसे जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जानना है उससे क्वेश्चंस पूछते हैं उसी के बारे में, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू वैल्यू जजमेंट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज नोन एज सेल्फ एस्टीम। तो मतलब एक इंसान जो अपने बारे में जजमेंट करता है, खुद की वैल्यू जजमेंट, अपने ऊपर जो जजमेंट हम बनाते हैं उसको बोला जाता है सेल्फ एस्टीम। वी ऑफन मेक जजमेंट अबाउट आर वैल्यू एंड वर्थ, कि हम लोग अपने ऊपर जजमेंट करते हैं कि हमारा वैल्यू कितना है, हमारा वर्थ कितना है। Some people have high self-esteem while some have low self-esteem. कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा हाई होता है सेल्फ एस्टीम और कुछ का बहुत ही लो होता है। We know that self-esteem has a strong relationship with our everyday behaviors. हमको पता है कि हमारा जो सेल्फ एस्टीम है उसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं डेली। क्योंकि अगर हमको पता है कि अगर हमारा आज एक दिन अच्छा नहीं गया होता है तो हम लोगों का सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन रहता है उस दिन। तो यही सेम चीज़ है कि हमारा एवरीडे बिहेवियर्स के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। Self-efficacy. People differ in which they believe themselves control their life outcomes or outcomes which are controlled by luck or fate or other situational factors. Self-efficacy में होता ही यही है कि एक इंसान ये सोचता है कि वो अपने खुद के जो भी सर्कमस्टेंसेस आसपास हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर वो लोग बिलीव करने लग जाते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके डेस्टिनी में लिखी हुई थी, उनकी फेट थी वो, या फिर उनका लक था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पासिंग एन एग्जामिनेशन, अ पर्सन बिलीव्स दैट ही शी हैज़ द एबिलिटी और बिहेवियर विच डेमोन्स्ट्रेट बाय हाई सेल्फ एफिकेसी। तो मतलब एक इंसान, अगर मैं बताऊं, जैसे उसने अगर कोई एग्जामिनेशन देकर आया तो अगर उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो उसने ब्लेम कर दिया कि मेरा लक ही अच्छा नहीं था इसलिए मेरा पेपर अच्छा नहीं गया या मेरी फेट ही ऐसी थी। या फिर अगर उसका बहुत ही अच्छे नंबर आ गए तो वो बोलता है अच्छा मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, मैं खुद ही कंट्रोल कर सकता हूँ सब कुछ, मेरे को किसी और की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई सेल्फ एफिकेसी शो करेगा। ठीक है। तो इसमें लक और फेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि इंपॉर्टेंट है। द नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज बेस्ड ऑन बेंड्यूरा सोशल लर्निंग। अगर तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बेंड्यूरा के बारे में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, जिसमें मॉडल के ऊपर हमने बहुत सारे थ्योरीज भी पढ़ी हैं उनकी। तो मतलब वैसे आपकी 11th क्लास की बुक में तो बहुत ही छोटा पार्ट दे रखा है, बट जितना आपको पढ़ा है उतना अगर आपको याद होगा तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है कि बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग से ही बना हुआ है कि लोग कैसे एक दूसरे को ऑब्जर्व करके सीखते थे, वही वाली चीज़। बेंड्यूरा स्टडीज शो दैट चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। तो मतलब बेंड्यूरा की थ्योरी में यही बता रखा था कि जो भी बड़े और बूढ़े होते थे या बड़े लोग होते थे वो लोग दूसरों का बिहेवियर को ऑब्जर्व करके और इमिटेट करते थे, ऑब्जर्व करते थे और इमिटेट करते थे। ठीक है। People with self-efficacy can select, influence and construct the circumstances in their life. तो जिनकी भी बहुत ज़्यादा हाई सेल्फ एफिकेसी होती है, जो बोलते हैं कि हम अपने खुद के लाइफ आउटकम्स कंट्रोल कर सकते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सर्कमस्टांसिस को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। पीपल विद हाई सेल्फ एफिकेसी फील लेस फियरफुल। इन लोगों को बहुत ही कम डर लगता है किसी भी चीज़ को लेकर क्योंकि इनका हाई सेल्फ एफिकेसी है। सेल्फ एफिकेसी धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप भी हो सकती है। स्टडीज हैव फाउंड दैट द पीपल विद हाई सेल्फ एफिकेसी स्टॉप स्मोकिंग द मिनट दे डिसाइड टू डू सो। तो मतलब जिस भी इंसान के पास बहुत ही ज़्यादा हाई सेल्फ एफिकेसी होती है, वो लोग की एक स्टडी करी गई थी जिसमें ये पता करा गया था कि जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं अगर वो लोग डिसाइड करें तो वो उसी टाइम रोक सकते हैं। अगर उनके पास हाई सेल्फ एफिकेसी है तो वो उसी टाइम स्मोकिंग बंद कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर ऑन आर ओन बिहेवियर। मतलब रेगुलेशन का मतलब ही होता है कि कंट्रोल करना या देख रेख करना। ये एक एबिलिटी है जिससे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं अपने खुद के बिहेवियर को। सेल्फ रेगुलेशन की डेफिनेशन है ये। ठीक है। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। पीपल हु कैन चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग। तो जो भी इंसान अपनी डिमांड्स, जो हमारी एनवायरनमेंट की डिमांड्स होती है उसके अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को चेंज कर पाते हैं तो वो लोग हाई होते हैं सेल्फ रेगुलेशन। सच सिचुएशन इन लाइफ रिक्वायर्स रेजिस्टेंस टू सिचुएशनल प्रेशर्स एंड कंट्रोल ओवर आवरसेल्व्स। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं
जिसमें हमारे को रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है जो भी सिचुएशनल प्रेशर्स हैं, ताकि हम कंट्रोल कर पाए अपने आप को। इसी को बोला जाता है विल पावर। 1 मार्क के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी को बोला जाता है विल पावर। एज ह्यूमन बींग्स वी लव टू कंट्रोल आवर बिहेवियर द वे वी वांट। हम ह्यूमन बींग्स को अपने तरीके से अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की आदत होती है और हमको अच्छा लगता है। लर्निंग टू डेफर और डिले एंड द ग्राटिफिकेशन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे धीरे धीरे डिले करते हैं किसी भी चीज़ को खाने के लिए या फिर अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। जैसे होता है ना, कई बार किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा पूरे दिन का व्रत रखा हुआ है, तो वो कैसे अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करता है कि हमारे को नहीं खाना किसी भी चीज़ को, चाहे वो कितना भी भूखा क्यों ना हो। सेल्फ कंट्रोल प्लेज अ की रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स में फुलफिलमेंट में काम आता है। इंडियन कल्चर ट्रेडिशन प्रोवाइड्स अस इफेक्टिव मैकेनिज्म्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हमारे इंडियन कल्चर ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, इफेक्टिव मैकेनिज्म्स दी हैं जिससे हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बोला था, फास्टिंग एंड व्रता एंड रोज़ा, जो व्रत रखते हैं और रोज़ा रखते हैं, जो कि नॉन अटैचमेंट थिंग्स होती है, जिससे हम सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं बाय टाइम टू टाइम। इसमें ही सेल्फ रेगुलेशन के अंदर ही 3 टेक्निक्स आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर, ये पहली है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर इज वन ऑफ दैम। दिस प्रोवाइड्स अस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ये कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज करते हैं चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ भी एस्पेक्ट्स ऑफ सेल को, ठीक है। सेल्फ इंस्ट्रक्शन दूसरा है इसका ही टेक्निक। वी ऑफन इंस्ट्रक्ट आवरसेल्व्स टू डू समथिंग एंड बिहेव द वे वी वांट टू। तो मतलब हम अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम कुछ करें, अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं और बोलते हैं कि इसी वे में बिहेव करो। सेल्फ इंस्ट्रक्शन इज एन इफेक्टिव इन सेल्फ रेगुलेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है सेल्फ रेगुलेशन के अंदर। तीसरी है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। दिस इन्वॉल्व्स reinforcing behavior which have pleasant outcomes। तो मतलब जिन भी चीज़ों के प्लेजेंट आउटकम्स हैं उनको reinforce करना। जैसे अगर एक एग्जांपल लेकर देखें कि अगर एक इंसान जो बहुत ही अच्छे नंबर लाया अपने एग्जामिनेशन में, तो वो अपने आप को रिवॉर्ड देगा कि आज मैं मूवी देख कर आऊँगा या आऊँगी। तो उसने अपने आप को सेल्फ रीइंफोर्समेंट करी, ठीक है। यही है। These techniques have been found effective रिस्पेक्ट टू सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई हैं सेल्फ कंट्रोल के अंदर और सेल्फ रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। एंड आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया। हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को भी फटाफट ख़त्म करेंगे। और मैंने जो ये छोटी छोटी स्लाइड्स बनाई हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके नोट्स हैं। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।